गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच.बी. कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम हिंदी में इकाई 19 महाकवि कालिदास के बारे में अभ्यास करेंगे। मित्रों, आपने राजा विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, जिसने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास थे। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास उत्कृष्ट कवि है, सर्वोत्तम कवि है। उनकी तुलना किसी और के साथ हम नहीं कर पाते। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, वह रचनाओं का कोई मोल नहीं, वह बेजोड़ है। तो आइए ऐसे महाकवि कालिदास के बारे में हम अभ्यास करें। इकाई 19 महाकवि कालिदास। साहित्य प्रकार जीवनी। लेखक नरपत बारहट। उपनाम हड़वेचा। महाकवि कालिदास के बारे में अभ्यास करने से पहले हम इस पाठ के लेखक नरपत बारहट के बारे में कुछ जानें। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट यानी हड़वेचा उनका उपनाम है। उन्होंने M.A. B.Ed की उपाधि प्राप्त की है। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासों नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। इस कृति से यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। मित्रों, महाकवि कालिदास के बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रामाणिक रूप से प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जो कुछ भी हमें किंवदंती के रूप में दिया गया है, उसका अब हम अभ्यास करेंगे। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में, अभिभावक यानी बच्चों के पारिवारिक रक्षक जो होते हैं, उन्हें अभिभावक कहा जाता है। तो एक स्थान पर कालिदास ने अपने रक्षक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। आइए अब हम उनके जन्म और उनके बारे में कुछ परिचय प्राप्त करेंगे। मित्रों, महाकवि कालिदास के जन्मस्थान के बारे में ठोस जानकारी का अभाव है। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन
तथा निधन 445 ईस्वी सन माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुँची थी। यानी राजा विक्रमादित्य के समय में साहित्य और कला का बहुत विकास हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे, उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। अब आगे। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे, जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। निरक्षर यानी अनपढ़ थे। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। तो आइए मित्रों, अब हम कालिदास के बारे में आगे जानते हैं। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी, जिसका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। मित्रों, आगे हमने पढ़ा कि युवावस्था में कालिदास बिल्कुल निरक्षर थे। वे पेड़ की जिस डाल पर बैठते थे उसी को काटते थे। तो आपके मन में प्रश्न होता है कि ऐसे अनपढ़ कालिदास संस्कृत साहित्य के महाकवि कैसे बन गए? तो इसके पीछे भी एक रोचक और बड़ी विचित्र कहानी है। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की अत्यंत सुंदर और गुणवती पुत्री थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। बड़े बड़े विद्वान और पंडित उससे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं करते थे। तो विद्योत्तमा ने अपने विवाह के लिए एक घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। तो आइए मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। अपने विवाह के संबंध में विद्योत्तमा की घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे, क्योंकि शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडित और विद्वान विद्योत्तमा को हरा नहीं सके। इसलिए वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे।
विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए, तो इसका घमंड टूट जाएगा। घमंड यानी अभिमान, और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ के नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। आइए अब हम विद्योत्तमा और कालिदास के बीच जो शास्त्रार्थ होता है उसके बारे में आगे सीखेंगे। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने यानी कालिदास ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब धूसे से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। विद्यार्थी मित्रों, पंडितों ने मूर्ख युवक कालिदास को राजकुमारी के साथ विवाह करने की लालच दी और उसे नए कपड़े पहनाकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। पंडितों की सलाह के अनुसार शास्त्रार्थ के समय कालिदास मौन रहे। इशारों में ही विद्योत्तमा और कालिदास के बीच शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ के समय विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई। इसका अर्थ था ईश्वर एक है। कालिदास समझे कि यह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो कालिदास 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। पंडितों ने इसका अर्थ लगाया कि ईश्वर और जीव 2 है। इसके बाद विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। कालिदास ने इसे तमाचा मारने का संकेत समझा और मुट्ठी दिखाकर धूसा मारने का संकेत किया। पंडितों ने इसका यह अर्थ बताया कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे चलते हैं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। उपरोक्त यानी ऊपर कहा हुआ, शास्त्रार्थ यानी शास्त्र संबंधी बातें जो विद्योत्तमा और कालिदास के बीच हुई, मूर्ख युवक जिसे हम कहते हैं, तो विद्योत्तमा ने उस शास्त्रार्थ में
मूर्ख युवक से यानी कालिदास से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया और पंडितों ने अपना बदला भी पूरा किया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, उट्र उट्र, यकायक यानी अचानक, एकाएक। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। रोक लगाना यानी प्रतिबंध लगाना, और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे कालिका दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही, अनावृत कपाट यानी बंद द्वार, देही खोल दो, कपाट यानी खोल दो, अनावृत कपाट द्वार देही, इसका अर्थ है बंद द्वार खोलो। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषः? कश्चिद यानी काई पण, वाग विशेषः એટલે વાણીમાં વિશેષ અને અસ્તિ એટલે છે। અસ્તિ કશ્ચિદ વાગ વિશેષઃ એનો હિન્દીમાં આપણે અર્થ કરીએ તો અસ્તિનો અર્થ है, कश्चिद यानी कुछ भी, वाग विशेष यानी वाणी में विशेष। तो अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, वाणी में कुछ विशेष है? इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। विद्यार्थी मित्रों, शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने अपनी हार मान ली और पंडितों ने छल से मूर्ख युवक से उसका विवाह करवा दिया। परंतु विद्योत्तमा जल्दी ही समझ गई कि पंडितों ने धोखे से उसका विवाह एक मूर्ख युवक से करा दिया है। उसे बहुत दुख होता है और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। कालिदास ने बाद में माँ काली की उपासना की और महाकाली को प्रसन्न किया। महाकाली के वरदान से उन्हें वाणी का वरदान मिला और सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो गया और महाकाली का दास होने से उनका नाम कालिदास पड़ा। कालिदास ने शीघ्र ही सारी विद्याओं को सीख लिया। उसने राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर वे विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था, तो कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही यानी हे देवी, बंद द्वार खोलो। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा कि अस्ति कश्चिद वाग विशेषः यानी वाणी में कुछ विशेष है? तो इस पर महाकवि कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। यह सुनकर विद्योत्तमा को उनके पंडित होने का विश्वास हो गया और उसने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। आइए अब हम कालिदास की रचनाओं का अभ्यास करते हैं। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता।
उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें महाकवि कालिदास की विशेषताओं के बारे में बताया है। जैसे कि प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है, वैसा वर्णन कहीं नहीं मिलता। प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन उन्हें अधूरा दिखाई पड़ता था। उनकी उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हर बात बड़ी स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार लोगों को यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का जो स्थान था, उनका पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। आइए अब हम महाकवि कालिदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में सीखेंगे। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है, उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, ऋतुसंहार को कालिदास की प्रथम काव्य रचना मानी जाती है, जिसके 6 सर्गों में ग्रीष्म ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक की 6 ऋतुओं का सुंदर प्रकृति चित्रण कालिदास ने किया है। मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। मित्रों, 5 अंकों का यह नाटक मालविकाग्निमित्र, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन कालिदास ने किया है। तीसरा ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मित्रों, कुमार संभव महाकाव्य है कालिदास रचित। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध से संबंधित कथा है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। मित्रों, मेघदूत कालिदास का दूत काव्य है, खंड काव्य है। इसमें यक्ष की कथा है, जिसे कुबेर ने अलकापुरी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रिय प्रेमिका की याद सताने लगती है और वह मेघ को यानी बादल को अपना दूत बनाकर अपना संदेश प्रिया तक पहुंचाने के उपाय मेघ को बताता है। इस काव्य में कालिदास ने वर्षा काल और विरह का वर्णन
खूब किया है और भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी कालिदास ने दी है। आगे रघुवंश भी कालिदास का सर्वोत्तम महाकाव्य है। 19 सर्गों में रघु के कुल में उत्पन्न 29 राजाओं का 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हुए कालिदास ने वर्णन किया है। इसमें दिलीप राजा से लेकर रघु, दशरथ, राम, कुश और अतिथि का विशेष वर्णन किया गया है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समृद्धि को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्वविख्यात नाटक है, जिसका अनुवाद प्रायः सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की सुंदर कहानी कालिदास ने प्रस्तुत की है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कालिदास की प्रमुख 7 रचनाओं का अभ्यास किया। उनमें से हमने 4 महाकाव्य देखे। पहला काव्य ऋतुसंहार, इसमें ऋतुओं का तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण कालिदास ने किया है। दूसरा काव्य कुमार संभव, इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध का वर्णन है। तीसरा महाकाव्य मेघदूत, इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। चौथा काव्य रघुवंश, इसमें राम के वंश का परिचय है। हमने 3 नाट्य ग्रंथ कालिदास रचित देखे। उनमें से पहला नाटक मालविकाग्निमित्र, इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है। दूसरा नाटक विक्रमोर्वशीयम, यह महाराज पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है। और तीसरा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व भर में प्रख्यात है। यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब हम शब्दार्थ और स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। पेज नंबर 91। शब्दार्थ: अभिभावक यानी बच्चों के पारिवारिक रक्षक। शास्त्रार्थ यानी शास्त्र संबंधी चर्चा। अनुरोध, आदेश। ग्लानि यानी दुख, पीड़ा। संकेत का अर्थ है इशारा। यकायक यानी सहसा, अचानक, एकाएक। निरक्षर यानी अनपढ़। रोचक यानी आकर्षक। स्वाध्याय: प्रश्न 1, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। उत्तर: कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी माना जाता है। दूसरा प्रश्न, मेघदूत का नायक कौन है? उत्तर: मेघदूत का नायक एक यक्ष है। तीसरा प्रश्न, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था? उत्तर: विक्रम संवत का प्रारंभ
उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। अब पेज नंबर 92 पर चलते हैं। प्रश्न 2, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? उत्तर, निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य में उनकी अज्ञता प्रकट होती है। दूसरा प्रश्न, विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। उत्तर, विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। प्रश्न 3, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। उत्तर, महाकवि कालिदास की कृतियाँ निम्नलिखित है। 1, ऋतुसंहार। 2, मालविकाग्निमित्र। 3, विक्रमोर्वशीयम। 4, कुमार संभव। 5, मेघदूत। 6, रघुवंश और 7, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न 3, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहला, जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो, यानी सर्वहितकारी। दूसरा, विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, यानी शास्त्रार्थ। तीसरा, विद्या में जो उत्तम हो, यानी विद्योत्तमा। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्योत्तमा के पास एक उंगली दिखाने में खाली जगह का भाव था, यानी ईश्वर के एक होने का। विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में ईश्वर के एक होने का भाव था। सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों के मेल से होता है। 5, ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली जगह बोल उठा, उट्र उट्र। मित्रों, यहाँ पर महाकवि कालिदास पाठ समाप्त होता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।